हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एससी वर्मा सॉल्यूशंस कर रहे थे, हम लोग साथ में मिलके कर रहे थे। चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक करने की हमारी बारी आ चुकी। अब धीरे धीरे हम उस रेंज में जा रहे हैं जहां पर लेवल एक अप होने वाला है। तो यहां से आगे कॉन्सेप्ट्स बदलते चले जाएंगे, फील्ड के साथ पोटेंशियल आता हुआ चला जाएगा, थोड़ा सा लेवल अप होना शुरू हो जाएगा। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन नीट के मतलब के नहीं रहेंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कौन से क्वेश्चन नीट वाले बच्चों को नहीं करने हैं, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है सबको करने रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड है that is carrying a charge of 50 microcoulomb distributed uniformly along its length। तो हमने एक रॉड बनानी है, so we'll make a rod first, so we'll make a rod here like this। एक कलर भर लेंगे उसमें सुंदर सा, राइट। तो ये हमने एक रॉड बना ली है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। और इस पर एक चार्ज दिया हुआ है, चार्ज हमने क्यों मान लिया, चार्ज है 50 माइक्रोकूलम, तो 50 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ द रॉड। रॉड के दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर दूर वो पॉइंट है। अगर मैं पॉइंट यहां लूंगा तो इस एंड से 10 सेंटीमीटर है तो इससे 20 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों एंड से, बोथ द एंड से 10 सेंटीमीटर दूर है। ऐसा पॉइंट कहां हो सकता है, इमेजिन करो। ऐसा पॉइंट हो सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो सकता है ऐसा पॉइंट। सो इफ आई चूज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हियर, राइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को चूज करते हैं यहां पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो दोनों एंड से बराबर दूरी, दैट इज 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही है। मतलब वो कह रहा है कि यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से भी दूरी 10 सेंटीमीटर की होगी और यहां से देखोगे तो यहां से भी दूरी 10 सेंटीमीटर की होगी। मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको और ये भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, बहुत अच्छी बात है। तो अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा एंगल जो है वो मालूम पड़े कितना है, 60 डिग्री का एंगल है, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल बन रहा है। तो आधा जो ये एंगल होगा पड़ेगा, 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा ये 30 डिग्री एंगल बन गया हमारे पास, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि भैया हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो रॉड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रॉड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इस पॉइंट से बराबर है? नहीं, इसका डिस्टेंस अलग है, इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे को यूनिफॉर्म फील्ड नहीं मिलने वाली है, हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी यहां पर, हमको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी यहां पर। तो करते हैं बेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से एक्स डिस्टेंस आगे जाएंगे और डीएक्स विड्थ का एक एलिमेंट ले लेंगे, डीएक्स विड्थ का एक एलिमेंट ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। हमने डीएक्स विड्थ का एलिमेंट ले लिया, इसका विड्थ डीएक्स है। अगर डीएक्स विड्थ है तो इस पर चार्ज कुछ डीक्यू होगा, हाँ कि ना। डीएक्स विड्थ है तो चार्ज डीक्यू होगा। व्हाट इज द चार्ज डीक्यू? तो डीक्यू चार्ज हम लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। एल लेंथ पे चार्ज क्यू, यूनिट लेंथ पे क्यू बाय एल, डीएक्स लेंथ पे मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। नहीं समझ में आया, ऐसे देखो, एल लेंथ पे चार्ज क्यू, यूनिट लेंथ पे चार्ज क्यू बाय एल, डीएक्स लेंथ पे चार्ज क्यू बाय एल इंटू डीएक्स, इतना चार्ज हो गया। ये हमारा डीक्यू है, ये हमारा डीक्यू है इसके ऊपर, ठीक। अब ये छोटा सा चार्ज एक फील्ड पैदा करेगा यहां पर, एक छोटा सा जो चार्ज है ये एक फील्ड पैदा करेगा यहां पर, ठीक है ना। तो जो इसकी वजह से फील्ड होगी यहां पर, ठीक है, वो कुछ इस तरफ जाती हुई होगी, कुछ ऐसे आपको फील्ड मिलने वाली है इसकी वजह से, ठीक है। इस डायरेक्शन में कुछ आपको फील्ड मिलने वाली है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है ना। अब जो भी फील्ड होगी यहां पर इसको ई कह देते हैं। सिमिलरली अगर आप इस तरफ एग्जिस्टेंस आते हो और ऐसा ही एक एलिमेंट एक यहां कंसिडर करते हो, इसकी वजह से फील्ड बेटा आपको इस तरफ मिलेगी और उसके जो कंपोनेंट वाई वाले होंगे वो जुड़ जाएंगे और एक्स वाले कंपोनेंट कट जाएंगे। तो क्लियरली जो इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं फील्ड के, एक लेफ्ट में और एक ऊपर, ऊपर वाले कंपोनेंट तो जो इसका बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट होगा उसके साथ जुड़ जाएगा, बट जो इसकी वजह से फील्ड आने वाली है वो राइट में आएगी और वो इस वाले कंपोनेंट कैंसिल कर देगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो नेट फील्ड होगी वो ऊपर की तरफ होने वाली है, यहां पर जो नेट फील्ड है बेटा वो ऊपर की तरफ होने वाली है, राइट लेफ्ट नहीं होने वाली है। तो राइट और लेफ्ट वाले कंपोनेंट को आप काट सकते हो, उन्हें कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे इंटीग्रेशन में वो कट के जीरो हो जाएगा, केवल केवल आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना। तो ये फील्ड है डीई, अगर ये एंगल हमने कहा कि थीटा है तो बेटा ये कंपोनेंट हो गया डीई कॉस थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आने वाली है वो बेटा आपके लिए इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा होगी, डीई कॉस थीटा होगी। आई बात समझ में। सो जो नेट फील्ड होगी वो होगी इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। डीई कॉस थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है, कहां जाता करना है, -L/2 से लेकर +L/2 तक करना है, कहां जाता करना है, -L/2 से लेकर +L/2 तक करना है। आई बात समझ में। -L/2 से लेकर +L/2 तक इंटीग्रेशन करेंगे, इसको यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेशन कर देंगे इसको। अब डीई का वैल्यू कितना है, तो डीई का वैल्यू तो आपको पता है कितना है, इसकी वजह से आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा। तो भैया ये डिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने कहा एक बार के लिए मान लेते कि डिस्टेंस r है, निकाल सकते हैं r की वैल्यू कितनी है, बट पहले मैंने माना कि डिस्टेंस r है, ठीक है ना। बाद में इसकी वैल्यू निकालकर पुट कर देंगे, पहले मैं आपको निकाल दे दूं वैल्यू कितनी आने वाली है। तो ये 10 सेंटीमीटर है बेटा, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये 5 सेंटीमीटर हो गया, आधा 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका r की वैल्यू हो जाएगी बेटा √10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। तो 100 में से 25 गया 75 आएगा, तो √75 आ गया। √75 में से 25 हम बाहर निकालेंगे तो 5 बाहर आ गया, √5 आ गया, 5√5 आ गया। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई, ये हमारी आर की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। आर की वैल्यू हमने वहां पर लिख दी है, इनर की वैल्यू आपके सामने ये रही, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करने वाले, ध्यान से समझना, डीई की वैल्यू कितनी है, तो हम बोलेंगे डीई का वैल्यू है हमारे पास के डी क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। आर क्या आपके लिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, √r² प्लस x² होगा, √r² प्लस x² होगा। तो ये हो गया r² प्लस x², रूट और इसका स्क्वायर, के क्यू अपन में r²। अब ये पॉइंट यहां से कितना दूर था, ये पाइथागोरस का निकाला डिस्टेंस हमने, पाइथागोरस को डिफिकल्ट बात नहीं है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है ना। के क्यू अपन में r² होता है। तो अब बात ध्यान से समझना है, इंटीग्रेशन -L/2 से लेकर L/2 तक, x के टर्म में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, -L/2 से लेकर +L/2 जा रहे हैं। डी का वैल्यू कितना हमारे पास, डी का वैल्यू है के डी क्यू का वैल्यू कितना हमारे पास, डी क्यू का वैल्यू है q/L × dx, ये हमारा डी क्यू हो गया, डिवाइड बाय r² प्लस x² हो गया, इंटू कॉस थीटा हो गया, इंटू कॉस थीटा हो गया यहां पर, ठीक है ना। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर, समझना बात को, ये थीटा मतलब ये भी थीटा लिखा हमने, दिस इज थीटा, राइट। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, राइट। सो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस, बेस इज इक्वल्स टू r एंड हाइपोटेन्यूज इज √r² प्लस x², ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें यहां पर पुट करनी होगी। फिलहाल मैं यहां पर कॉस थीटा लिख रहा हूं, अगले पन्ने पे जाता हूं और अगले पन्ने पर मैं ई नेट की वैल्यू को लिखता हूं दोबारा से। ई नेट बराबर, ई नेट बराबर, ठीक है ना, बात समझना, ई नेट बराबर, तो ये है के क्यू/एल, ठीक है। वापस आते हैं, dx cos थीटा, dx cos थीटा की वैल्यू है r अपॉन में √r² प्लस x² डिवाइड बाय r² प्लस x²। तो ये r² प्लस x² की पावर 1 है, यहां पे r² प्लस x² की पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो हम यहां पर लिख पाएंगे k, और उसको इंटीग्रेट करना है -L/2 से लेकर +L/2 तक, इसको मेंशन करेंगे साथ में। तो के क्यू आर अपॉन में एल, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में बचने वाला है ये। अब भैया ये अपने आप में खतरनाक इंटीग्रेशन है, जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होता है। क्या सॉल्व होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होता है। जो जेई के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 12th क्लास के अंदर चैप्टर आएगा कैलकुलस, उसमें सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दिस इज वन ऑफ द काइंड, ठीक है ना। और भी टाइप की सब्स्टिट्यूशन आपको करनी होगी, मेडिकल के बच्चों को नहीं करना है। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर मेडिकल, मैं लिख देता हूं इसको, नॉट फॉर नीट,
नीट के बच्चों के लिए क्वेश्चन नहीं है, स्किप करके आगे बढ़ जाए, वो स्किप करके आगे बढ़ जाए, इसके आगे नीट के बच्चों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, स्किप करें, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखें बच्चे, ठीक है ना। तो फिलहाल बात करते हैं, यहां पर आ चुके हैं हम लोग, ठीक। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा बच्चों के लिए कि ये क्वेश्चन नहीं करना है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे कि भैया ये क्वेश्चन मेडिकल के बच्चों के लिए नहीं है, तो आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 से अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारे पास ये आ चुका है, चलो भैया अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करें इसको, तो बड़ा मुश्किल होगा सर, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, क्या करें हम, पढ़ोगे मैथमेटिक्स में आगे चल के, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब सॉल्व करने का तरीका इसको होता है कि यू पुट x इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा, x इक्वल्स टू आर टेन थीटा। सर हमें सपना कैसे आएगा, x को आर टेन थीटा पुट करना है, हमें सपना कैसे आएगा कि x को आर टेन थीटा पुट करना है, सपना तो नहीं आएगा, बट ये तरीका है, जब भी ऐसा हो तो ऐसा करना पड़ेगा, आगे ऐसा करने से क्या होगा वो स्टेप देखोगे तो शायद आप उसके बाद समझ पाओ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर अब अगर हम एक बार डायग्राम को देखें ना, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, बात समझना, अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल में tan थीटा होगा x बाय आर, बात वही आ रही है, इस ट्रायंगल से भी आप देख सकते हो कि tan थीटा क्या है, x बाय आर है, या x की वैल्यू r tan थीटा है, ठीक, ओके, क्लियर हुई बात आपको। अच्छा, तो पहली बात, अगर x ये है तो dx क्या होगा, तो dx निकालते हैं हम यहां पर, अब r तो कांस्टेंट है, यहां पर थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल, हमें कैसे मालूम पड़ रहा है क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है, समझना बात को। मैं ये एलिमेंट चेंज कर रहा हूं, इस एलिमेंट को चेंज करूंगा तो क्या ये आर चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, बट एलिमेंट को चेंज करने पे क्या एंगल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, यहां पर आऊंगा एंगल 0 हो जाएगा, यहां पर आऊंगा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, यहां पर आऊंगा एंगल माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम माइनस 30 डिग्री टू प्लस 30 डिग्री, थीटा इज वेरिंग फ्रॉम माइनस 30 टू प्लस 30, माइनस 30 टू प्लस 30 वेरी कर रहा है थीटा, आई बात समझ में, ओके। अब दूसरी बात, dx निकालना है, तो r तो कांस्टेंट है मेरा, r तो बदल नहीं रहा, थीटा बदल रहा है, तो थीटा tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, dx के लिए आ गई r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ dx, ये हमको dx का वैल्यू मिल गया, ये हमको dx का वैल्यू मिल गया, आई बात समझ में, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब पुट करते हैं यहां पर, तो अब देखो ध्यान देना बेटा, आप लोगों के लिए कोई नई चीज आ रही है एक तरीके से, के क्यू आर बाय एल, बहुत सारा बच्चा यहां तक पहुंचे फंस जाएगा इस क्वेश्चन में, समझ नहीं पाएगा आगे क्या करना है, तो उसके लिए बहुत बड़े से बड़े आराम समझा रहा हूं आप लोगों को। इंटीग्रेशन dx, dx क्या आएगा यहां पर, आर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मींस आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब थीटा आ गया यहां पर, एंड थीटा इज वेरिंग फ्रॉम माइनस 30 डिग्री टू प्लस 30 डिग्री। अब थीटा की लिमिट पुट कर दोगे, थीटा कहां वेरी कर रहा है, माइनस 30 से प्लस 30 वेरी कर रहा है, ठीक है ना। अब x को हटाकर आपने थीटा का वेरिएबल डाल दिया, अब थीटा वेरी कर रहा कहां से कहां तक, माइनस 30 से प्लस 30 वेरी कर रहा, बहुत अच्छी बात है। अब देखो के क्यू आर बाय एल तो बाहर निकाल रखा है आपने, ये आर भी बाहर निकल गया, बहुत अच्छा, आर स्क्वायर हो गया, नीचे से हम आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो आर क्यूब बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा और आर क्यूब बचेगा, ठीक है ना, तो नीचे बचेगा आर क्यूब, बहुत अच्छी बात है। ऊपर बच रहा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आ रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, आई बात समझ में, पुट करते हैं इसको, तो के क्यू आर स्क्वायर बाय एल आर की पावर 3, तो बेटा ये तो कट ही गया ना, ऊपर नीचे तो हटाओ इसको, क्या बार बार लिखना है इसको, तो यहां पर आर बचेगा खाली, ऊपर आ रहा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे आ रहा सीकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो वापस 2 से 2 कटेगा, क्यूब बचेगा जो हमने आर के साथ किया था, सीकेंट क्यूब ऊपर सीकेंट स्क्वायर, कट गया, अरे वाह सिंपल हो गया, तो के क्यू बाय एल आर 1 बाय सीकेंट थीटा इज कॉस थीटा, तो विल राइट कॉस थीटा डी थीटा और लगा देंगे इंटीग्रेशन -30 से लेकर +30 तक, ठीक है बच्चों। अब देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, मैं यहां लिख दूंगा फिलहाल, या अगले पन्ने में लिखते हैं के क्यू अपॉन में एल आर, आई होप मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूं यहां पर,
के क्यू अपॉन में एल आर साइन थीटा -30 से +30 तक, के क्यू अपॉन में एल आर साइन 30 माइनस साइन -30, साइन -30 जो होता है वो माइनस साइन 30 होता है, तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा के क्यू अपॉन में एल आर 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, हट गया, तो आंसर आ गया के क्यू अपॉन में एल आर। और मुझे पूरी उम्मीद है इसने वैल्यूज के साथ डालकर अपना आंसर दिया होगा। तो लेट मी ओपन दी एससी वर्मा बुक क्विकली। यस, प्रश्न संख्या 41। यस, इसने वैल्यूज दिए तो हमें वैल्यूज यहां पे पुट करनी पड़ेंगी एक बारी। तो पुट करते हैं फटाफट। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है वो देखते हैं बेटा। तो क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है, हमारे पास वैल्यू है 50 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रोकूलम। तो पुट करते हैं ये 50 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 हो गया, डिवाइड बाय एल। एल हमारे पास 10 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 डिवाइड बाय 100। और आर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, तो आर की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे 5√5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास 5√5, तो 5√5 बाय 100 सेंटीमीटर को वापस से हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आई बात समझ में आप लोगों को। तो भैया इस जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो चला गया, 1 2 3, 3 जीरो मुझे अभी भी दिख रही है, ये 3 जीरो ऊपर जाएंगी, ये 3 जीरो ऊपर चली जाएंगी, तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो इससे तो ये 10 आ गया, ठीक है ना, और 3 जीरो ऊपर जा रही है, तो 9 × 10 टू दी पावर, देखना 10 की पावर कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है, एक और आ रही है +1 -6 आ रही है, और 3 ऊपर गई है, ठीक है ना। सो 9 तो ये गई, एक 10 की पावर ये रही, और क्या आ रही है यहाँ पे, 10 की पावर -6 आ रही है, और 10 की पावर 3 ऊपर आ रही है, ठीक है ना। नीचे आ रहा है √5, नीचे आ रहा है √5, एक √5 नीचे भी है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग हो गया, तो डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 समथिंग हो गया। तो नीचे 2 से थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि 4 होता है रूट, तो ठीक है ना। तो ये 4.5 से थोड़ा सा कम आएगा, 4.2 4.3 ऐसा कुछ आने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं 4.2 4.3 ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 की पावर कितने आ रहा है, 10 है, और -3 तो 7 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फील्ड आ रही है, काफी बड़ी फील्ड आ रही है। देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। 5.2 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। 5.2 हमारा जो आ रहा है यहां पर वो 5.2 ना आकर 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना भाई, क्योंकि 2 काटेंगे तो 4.5, और 2 से थोड़ा सा बड़ा ही आ रहा है यहां पर, तो ठीक है ना। 5.2 तो हमारा नहीं आ रहा, तो एक बार कैलकुलेशन हमने देखते हैं, हमने कुछ मिस तो नहीं किया यहां पर। एक आर ऊपर था यहां पर, वी फॉरगेट दिस आर, आई थिंक नहीं, वो कट गया था नीचे, कट गया था, नहीं कट गया था, कट गया था, कट गया था, कट गया था, ठीक है। KQ/LR ही मुझको यहां पर दिख रहा है फिलहाल तो। ओके, तो कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, एंड आई थिंक हमने यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, और यहां पर ये √75 आया था। √75 जब हम निकालेंगे तो होना चाहिए था 5√3 होना चाहिए, शुड बी 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इट इज 5√3 सेंटीमीटर। तो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ आर हेयर, द वैल्यू ऑफ आर हेयर, इट शुड बी 5√3, इट शुड बी 5√3, ना कि 5√5। सो हेयर वी शुड हैव 5√3, ठीक है। और अब जब हम डिवाइड करेंगे इसको, बेटा √3 होता है 1.7 के आसपास, तो ये 5 के सामने चला जाएगा, तो ये 5.2 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। राइट बच्चों, तो हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 हमने कर लिया है, नीट के बच्चों के लिए नहीं है, कैलकुलेशन इस तरह से करनी है, इंटीग्रेशन करने का तरीका हमने बता दिया है। चलते हैं बेटा आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में 42 करते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पास रिंग, और हमने कहा कि देखो ये रही हमारी एक्सिस, ठीक है, और इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज फैला हुआ है, क्यू चार्ज फैला हुआ है, रेडियस इसका आर। अब इसका फील्ड हमें एक्स डिस्टेंस दूर पता है, अब इसका रिजल्ट भी हालांकि हम लोगों को पता है, वी नो द रिजल्ट, ठीक है ना, बट इसने उसको प्रूव करने के लिए कहा। तो लेट मी प्रूव इट हियर, मैं इसको प्रूव कर देता हूं। नीट वाले बच्चों के लिए केवल रिजल्ट याद करना है। नीट स्टूडेंट्स रिमेंबर द रिजल्ट ओनली, रिमेंबर द रिजल्ट,
आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है नीट वाले बच्चों को, रिजल्ट याद कर ले काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कितना हमारे पास यहाँ पे कितना है, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका डेरिवेशन करना आना चाहिए आपको। दिस यू शुड नो हाउ टू डिराइव दिस, राइट, यू शुड नो हाउ टू डिराइव दिस, राइट। बाकी आप इसका रिजल्ट भी याद करके रखेंगे, काम चल जाएगा आपका। कहां पर मैक्सिमम मिनिमा है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब जो फील्ड है ना, जो यहां पर फील्ड आ रही है बेटा, वो एक्स का फंक्शन है, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जो फील्ड आ रही है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। अब जो फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही है ना, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और सॉल्व कर देंगे, जीरो पुट करेंगे, मैक्सिमम जैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करना होता है और जीरो के बराबर पुट कर देना होता है। अब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भैया मैक्सिमम कहां पर होगा, तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमा निकलने वाला है कि मिनिमा निकलने वाला है, वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमा ही निकलेगा, ठीक है। तो आपने डिफरेंशिएट किया, जीरो कर दिया, बस डिफरेंशिएट किया और जीरो कर दिया। तो ऑल यू नो नीड टू नो हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू डिफरेंशिएट। तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है ना। और डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। के क्यू को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यहां पे, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं यहां पे। मैं बहुत तसल्ली से आराम से आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं, और उसका कारण बहुत सिंपल सा ये है, उसका कारण बहुत सिंपल सा ये है कि यू शुड नो हाउ टू डू इट, ठीक है ना। आपको मालूम पड़ना चाहिए। अगर आप यहीं पर अटके हो, सर यहां तक तो कर लिया, आगे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें या हम कहां गलती कर रहे हैं, तो आपको ये देख के सीखना है कि कहां गलती कर सकते हो, राइट। इसलिए मैं सारे स्टेप आप लोगों के सामने कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 -3/2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस फिर एक्स एज इट इज होगा। इसका डिफरेंशिएशन करने वाले तो -3/2 आगे आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2 -1 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में इसका डिफरेंशिएशन, जिसमें आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सारा डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर के क्यू तो हमने बाहर निकाला ही हुआ है, 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये आ गया, प्लस इनफैक्ट माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस बाहर आएगा, इस 2 से ये 2 कट रहा है लेकिन 3 बच रहा है हमारे पास, एक x और ये वाला x, ये x स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 इक्वल टू 0 कर दिया हमने, इक्वल टू 0 कर दिया हमने। आई बात समझ में। अब देखो मैं नीचे से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बच जाएगा, क्योंकि इसमें हमने 1 तो ऐड किया 3/2 के अंदर, ठीक है ना। तो हम जब यहां से कॉमन निकाल लेते, एक स्टेप में यह लिख देता हूं ताकि आपको अगले पन्ने पे जाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 1 माइनस 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा, इक्वल टू 0 आ रहा, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब ये 0 है, इसका मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है वो 0 होगा, जो ब्रैकेट में लिखा है वो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया 3x स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो गया, x की वैल्यू प्लस माइनस आर बाय रूट 2 हो गई, x की वैल्यू प्लस माइनस आर बाय रूट 2 हो गई। तो x इक्वल्स टू आर बाय रूट 2 पर फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। x इक्वल्स टू आर बाय रूट 2 पर फील्ड क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। रिजल्ट आप लोगों को याद करना है, मेडिकल वालों को भी, इंजीनियरिंग वालों को भी रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए, ऐसा कोई दो राय में है ही नहीं, ठीक है। तो वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड a total charge Q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? You may answer this part without making any numerical calculations. तो क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। बस डायग्राम में डायरेक्शन देखिए और काम आपका हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखो क्या कर सकते हो, एक हेक्सागन बनाओ सबसे पहले, ठीक है। अब कह रहा है कि जो चार्ज Q है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, मतलब जितना चार्ज इसमें है Q/6 उतना ही इसमें है Q/6 उतना ही इसमें है Q/6, सेम चार्ज फैला हुआ है हर जगह,
यूनिफॉर्म है सब कुछ, सेंटर पर फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो सिमेट्री से ही दिख रहा है कि नेट फील्ड कितनी होनी चाहिए। अब तक तो आप लोगों ने आंसर देख ही लिया होगा। इनफैक्ट मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग तो पहले आंसर देखते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हो, उसके बाद कुछ करते हो, है ना। पहले देख लो आंसर क्या आ रहा है, पहले देख लो, है ना। ये जो वायर है इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इधर होगी, इस वायर की वजह से फील्ड इसका उल्टा इधर होगी, इस वायर की वजह से फील्ड इधर होगी, इस वायर की फील्ड इस तरफ होगी, इससे दूर जाती हुई, इस वायर की वजह से इससे दूर जाती हुई इधर होगी, इस वायर की वजह से फील्ड इधर होगी। बेटा ध्यान दो, इस वायर की वजह से इधर होगी, इस वायर की वजह से इधर होगी, और नेट फील्ड यहां पे कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। नेट फील्ड विल बी 0। तो नेट फील्ड सेंटर पर कितना आने वाला है बेटा, 0 आने वाला है। क्लियर हुई बात आपको, क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को। कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर आपके पास है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी उसमें फैली हुई है, सेंटर पर फील्ड 0 आने वाली है। सिंपल सी बात, गार्ड बांध के रख लो अपने पास, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस ए है। तो एक लूप बनाते हैं बेटा, सबसे पहले रेडियस उसका ए ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखो ये लूप हमारे पास है, इसका रेडियस हमने ए ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर आ गया, रेडियस आ गया हमारे पास, ये रेडियस हमने इसका ए ले लिया, बहुत अच्छी बात। कह रहा है कि चार्ज क्यू इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह पर बराबर चार्ज क्यू फैला हुआ है पूरी की पूरी इस रिंग के ऊपर, वायर लूप के ऊपर। अ स्मॉल डिस्टेंस डीएल ऑफ वायर इज कट ऑफ। तो कह रहा है कि अब छोटा सा डिस्टेंस हमने लिया डीएल, डीएल डिस्टेंस है ये, और काट के बाहर निकाल दिया इसको, काट के बाहर निकाल दिया इसको, ठीक है, काट दिया, कनेक्ट कनेक्ट बाहर निकाल दिया। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग वायर। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि इतना पोर्शन है ही नहीं यहाँ पे, दिस इज नॉट, दिस पोर्शन इज गायब फ्रॉम हियर, दिस पोर्शन इज गायब फ्रॉम हियर, ये है ही नहीं यहाँ पर, काट दिया इसको। बची हुई वायर की वजह से कितना फील्ड होगा सेंटर पे हम निकालना चाह रहे हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि पूरा वायर की वजह से जो फील्ड है सेंटर पर, पूरी वायर की वजह से, वो होगा केवल डीएल की वजह से जो फील्ड है, प्लस जो रिमेनिंग वायर है उसकी वजह से जो फील्ड है। बट हमें पता है कि रिंग के सेंटर पर फील्ड 0 होता है, हमें पता है कि पूरे के पूरे रिंग के सेंटर पर फील्ड 0 होता है अगर रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे रिंग के सेंटर पर फील्ड 0 कर दिया हमने, तो यहां पर फील्ड 0 लिखा हमने। क्लियर, अच्छा जी। अब देखो, फील्ड एट सी ड्यू टू डीएल प्लस फील्ड एट सी ड्यू टू रिमेनिंग वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग वायर का बता दो कितना होगा। तो हमें बोला फील्ड एट सी ड्यू टू रिमेनिंग वायर कुछ और नहीं बल्कि माइनस फील्ड ऑफ सी ड्यू टू डीएल होगा। रिमेनिंग पोर्शन की वजह से, रिमेनिंग वायर इसको हटा दें, बची हुई वायर की वजह से जो फील्ड है यहां पर, वो इस पोर्शन के फील्ड के बराबर ही है और उल्टी है, बिकॉज नेट फील्ड 0 करनी है। तो अगर ये वाला पोर्शन यहां पर फील्ड पैदा कर रहा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू डीएल इस डायरेक्शन में है, तो रिमेनिंग वायर जो होगी वो फील्ड पैदा करेगी ऊपर की तरफ, और उसकी वैल्यू तो बेटा इसके बराबर ही होगी ताकि वो कट जाए, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात है, यहां पर आपको इतना कहना है कि रिमेनिंग वायर की जो फील्ड है वो इसको इक्वेट कर रही है, काट रही है उसको एग्जैक्टली। तो ये इसकी वजह से फील्ड कितनी है, तो हमें इस पर चार्ज निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा कि देखो भैया, इसका पूरे का सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर, आर कितना है, ए के बराबर। 2 पाई ए पे चार्ज कितना है बेटा, क्यू है। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, कौन सा मेथड लगा रहा हूं बेटा, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। 7th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने, इसमें इतना, इतने में इतना, तो इतने में कितना, ठीक है ना। तो इतने में इतना चार्ज फैला है, यूनिट लेंथ में क्यू बाय 2 पाई ए चार्ज फैला है, और डीएल लेंथ में क्यू अपॉन में 2 पाई ए इंटू डीएल चार्ज फैला है, इतना चार्ज फैला है। अब इस चार्ज को हम कहेंगे डी क्यू, ये क्या है हमारा, डी क्यू है। अब जो छोटा सा एलिमेंट हमने काटा, ये लगभग एक पॉइंट चार्ज की तरीके से तो है। तो एक पॉइंट चार्ज का फील्ड कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे फील्ड कितना है हमारे पास, क्यू कितना हमारे पास, क्यू हमारे पास हो जाएगा क्यू इंटू डीएल बाय 2 पाई ए, के क्यू अपन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया कितना आंसर है, के क्यू डीएल बाय 2 पाई ए क्यूब, के क्यू डीएल डिवाइड बाय 2 पाई ए क्यूब। ये हमारा आंसर यहां पर आ गया। क्लियर बच्चों, आंसर देख लेते हैं एक बार इसका। 44 का आंसर है क्यू डीएल अपॉन में, के क्यू डीएल अपॉन में 2 पाई ए क्यूब, बिल्कुल सही। तो 44 का आंसर को मैच कर चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बट सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब। तो एक सॉलिड क्यूब बना दे सबसे पहले,
हमने एक क्यूब बनाया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, काम करते हैं। पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसलिए। ठीक है, फिर पॉजिटिव चार्ज क्यूब है जिसको रखा गया है इन फ्रंट ऑफ अ कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब। तो पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, ठीक है ना। तो इसके सामने कह रहा है एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से, इस क्यूब के सेंटर से आप डी डिस्टेंस आगे आओगे और यहां पर एक चार्ज क्यू रख दो, यहां पर एक चार्ज क्यू रख दो, ठीक है। सेंटर से डी डिस्टेंस पर सॉलिड क्यूब है, कंडक्टिंग क्यूब। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। क्यूब के सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपको बताना है ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। मजा आ गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो चुटकी बजाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो लगा रहेगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो लगा रहेगा, उसको सॉल्व होना ही नहीं है, ठीक है ना, होना ही नहीं है, मतलब इन्हें सॉल्व हो जाए। तो आप इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, बात समझो, इसमें क्या सिद्धि लगती है, समझना बात। इस कॉन्सेप्ट में या सिद्धि में क्या है इसके अंदर, पहली बात, नेट फील्ड, नेट फील्ड इनसाइड, नेट फील्ड इनसाइड अ क्यूब, क्यूब नहीं, इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझो बात को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि नेट फील्ड एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है करंट नहीं है, चार्ज चल नहीं रहा, चार्ज रुका हुआ है। चार्ज रुका हुआ है, कब रुकेगा वो? जब उसको कोई फोर्स नहीं होगा। तो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं है। चार्ज पे कोई फोर्स कब नहीं होगा? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज रुका हुआ है, फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, ये सिद्धि इसमें लगनी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो होगा यहां पर ये होने वाला है कि जो चार्ज है ये इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज खिंचा हुआ आएगा। अब यहां पर चार्ज की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। कंडक्टर में सारा चार्ज वैसे भी सरफेस पर ही फैलता है, तो यहां पर चार्ज की डेफिशिएंसी और यहां पर चार्ज की एक्सेस में आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अंदर पॉइंट सी पर नेट फील्ड अभी भी जीरो होगा। अंदर पॉइंट सी पर नेट फील्ड अभी भी जीरो होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन और इसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्वेश्चन कह रहा है भैया नेट फील्ड तो सी पर जीरो है लेकिन मुझे नेट फील्ड नहीं चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्ज अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। मतलब केवल और केवल इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण कितना फील्ड है वो बताना है आपको। केवल और केवल इंड्यूस्ड चार्जेस का फील्ड बताना है आपको। अच्छा जी, दाते कैसे निकलेगा? तो हमने कहा कि देखो यहां पर दो फील्ड होने वाली है। एक फील्ड होगी इस चार्ज की, ग्रीन कलर का चार्ज है तो ग्रीन कलर से फील्ड दिखा देते हैं। तो भैया ये फील्ड हो जाएगी कितनी? के क्यू बाई डी स्क्वायर। ये डिस्टेंस डी है, के क्यू बाई डी स्क्वायर। अब जो दूसरी फील्ड होगी वो इन चार्जेस की वजह से होगी, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से होगी। तो ये येलो है तो येलो फील्ड दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। बट हमको पता है कि नेट फील्ड सी पर भैया ये तो जीरो है। अब नेट फील्ड जीरो कैसे होगी? क्योंकि कंडक्टर है, अंदर फील्ड जीरो होती है, तो नेट जीरो करने के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस कुछ और नहीं बल्कि जितना फील्ड ये पैदा कर रहा है उसके बराबर ही है। दैट मींस के क्यू बाई डी स्क्वायर ही है, के क्यू बाई डी स्क्वायर ही। तो सी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली कितनी आ रही है। क्लियर? कितना आ रहा है? के क्यू बाई डी स्क्वायर। आंसर देख लेते हैं एक बार बेटा, क्वेश्चन नंबर 45, के क्यू बाई डी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। टुवर्ड्स द चार्ज क्यू, टुवर्ड्स द चार्ज क्यू भी क्वेश्चन दिया तो बिल्कुल चार्ज क्यू की तरफ ही आ रही है फील्ड। आप देख सकते हो येलो वाली फील्ड चार्ज क्यू की तरफ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 45 था, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या रहा है? अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास कितना। तो आपको एक पेंडुलम दे रखा है, उसका एक बॉब है, उसके पास एक मास है, कितना है? 80 मिलीग्राम है, मिलीग्राम है।
मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना मास है, ठीक ना। वेट लगेगा नीचे जी से और मल्टीप्लाई करेंगे तब। एंड कैरिंग अ चार्ज ऑफ, चार्ज दे रखा है इसके ऊपर भैया, चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁸ है। रेस्ट यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है राइट में, तो ये ऐसा टिकने वाला नहीं है, तिरछा हो जाएगा ये, तो तिरछा करते हैं इसको भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है इसके ऊपर 20⁻³ किलो है ना, वोल्ट पर मीटर लग रहा है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम के अंदर ये ऐसे टिकने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम में टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, ही नीचे लगेगा mg और राइट में लगेगा कितना QE और टेंशन लगेगा यहां पर। अब टेंशन जो है वो इनके रिजल्टेंट फोर्स को ही बैलेंस करने वाला है, क्योंकि नेट तो रुका हुआ है ना, ये इक्विलिब्रियम है, तो जो इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ नेट, उनको ही बैलेंस करने वाला है टेंशन। तो टेंशन एफ नेट के बराबर है, तो पहले QE और mg निकाल लेते कितना कितना आएगा। तो QE की वैल्यू कितना है, Q कितना हमारे पास, Q है 2 × 10⁻⁻8, E हमारे पास है 20 × 10⁻3, 20 × 10⁻3 हमारे पास है, ठीक है चलो। तो कितना आ रहा है ये वैल्यू, आप देखो मल्टीप्लाई करो उसको, तो ये 4 हो गया, तो 10⁻⁻4 हो गया, 4 × 10⁻⁻4 हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब m × g करना है हमको, m × g करना है हमको। g को अगर हम यहां पर 10 ले लेते हैं तो mg का वैल्यू कितना बनेगा, हमको लेगा 8 0 × एक और 0 आ जाएगा, मतलब 10 लेंगे तो 10⁻⁻4 बोल सकते हैं, 8 × 10⁻⁻4 बोल सकते हैं। इनका रिजल्टेंट निकालना है हमको, तो एक तरफ 4 आ रहा, एक तरफ 8 आ रहा, एक तरफ बेटा 4 आ रहा है और एक तरफ बेटा क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को सॉल्व करेंगे और एफ नेट निकालेंगे, तो 4 × 10⁻⁻4 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहां पर 2 था ना हमारे पास, तो बचा था 2 का स्क्वायर बचेगा। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 का रूट हो गया यहां पर, ठीक है ना। √5 जो होता है वो कितना होता है बेटा, √5 इज नियरली 2 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई 8 पॉइंट समथिंग, तो 8 पॉइंट समथिंग × 10⁻⁻4 आ रहा है। अगर मैं आंसर देखूं 46 का, तो 8.8 10⁻⁻4 इज द आंसर। सो बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सो करने का तरीका बिल्कुल सिंपल था, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों का रिजल्टेंट लिया, वही टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा। 47 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि एक पार्टिकल है मास m का और चार्ज q का, इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ u अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां पर उल्टी मान लेते हैं क्योंकि अपवर्ड फेंकना हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऐसी है, इसका मास m है और चार्ज q है, और इसको u स्पीड से अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फेंका है। तो फील्ड अगर इधर है तो इसको हम इधर फेंक रहे हैं, फील्ड अगर इधर है तो इसको हम इधर फेंक रहे हैं, इधर फेंक दिया हमने उसको उठा के, तो ज्यादा, ठीक है ना। तो अब ये इसको इधर फेंक दिया हमने, अब क्या होगा इसके बाद, फेंकने के बाद क्या करेंगे, अच्छा जी, तो ये स्लो डाउन होगा, धीरे धीरे स्लो डाउन होगा। क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट, कितने समय के बाद ये रुक जाएगा, मतलब कितना दूरी ट्रेवल करके रुक जाएगा। तो अल्टीमेटली रुकने वाला ना ये, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन बना के छोड़ दिया उसको उसने, इट्स जस्ट अ काइनेमैटिक्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स होता है चार्ज इनटू फील्ड, इसका एक्सेलरेशन होगा F/m, दैट मींस QE/m। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन स्पीड से उल्टा है तो ये उसको रिटार्ड कर रहा होगा और इवेंचुअली ये रिटार्डेशन कहलाएगा। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। S निकालना है तो वी कैन यूज u² = v² = u² + 2ax। अल्टीमेटली ये रुक रहा है, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव लिखेंगे -QE/m into s। तो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ s विल बी u² × m/2q। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है मेडिकल के लिए, पर एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मेडिकल में बहुत पूछे जाते हैं, जेई में सारे ही आते हैं, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है ना। तो बेटा बहुत सिंपल है, आराम से आपसे बन जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, मोटिवेशन बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 47 हो चुका है, 48 पे चलते हैं। बड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, छोड़ दें है, कहो तो छोड़ दें, बोलो छोड़ दें इसको। टीचर अगर क्वेश्चन छोड़ देगा ना तो बोलोगे टीचर कामचोर है, निकम्मा टीचर है। कैसा टीचर है, निकम्मा टीचर है। टीचर के ऊपर एलिगेशन लगाने में बच्चा सबसे आगे होता है, ये टीचर निकम्मा है?
किसी काम का टीचर नहीं है ये। क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लंबा क्वेश्चन देके छोड़ दिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर ही नहीं रहा है क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन कर दिया, डिफिकल्ट किया ही नहीं है? देखो मुझे एक चीज बताओ, जब आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ते हो, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, अरे यार तो बहुत लंबा लग रहा है, ये नहीं करना है यार, इसको छोड़ देते हैं यार, ये तो सर से पूछेंगे, क्यों पूछेंगे, लंबा लग रहा। बच्चा मेरे पास आता है कि सर इसका आंसर जरा बताना, सर सोल्यूशन कैसे होगा, इतना लंबा क्वेश्चन। मैं बच्चे से पूछता हूँ, बच्चा क्वेश्चन का मतलब बता दे बस तू, अब तू कॉपी मत देखियो तू, बस तूने क्वेश्चन किया है ना अच्छे से, तो डाउट पूछने के लिए आया है, मुझे क्वेश्चन बता दे क्या है, क्या रहा है, सॉल्व मैं कर दूंगा, मुझसे पढ़वा मत, बस तू बता दे कि क्वेश्चन क्या है क्या रहा है। और बच्चा क्वेश्चन बता नहीं पाता कि क्वेश्चन क्या है क्या रहा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बच्चे ने करा ही नहीं होता, बच्चे ने देखा और छोड़ दिया होता है, ये तो लंबा लग रहा है, ये नहीं करेंगे, ये सर से कराएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन खुद से बनाना है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। लंबा हुआ तो क्या हुआ, लंबा हुआ तो क्या हुआ, करेंगे, निकालते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या रहा है, आइए, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज इतना इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। तो कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है आपको 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ किलोग्राम, चार्ज दे रखा है उसके ऊपर 2.5 10⁻⁻4 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, डायरेक्शन नहीं बताई उसकी हमको, 1.2 10⁻4 दे रखी है न्यूटन पर कूलम, स्पीड आपको 0 दे रखी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, कितना फील्ड लग रहा, कितना ग्रेविटी लग रहा। तो भैया फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होती है Q इंटू ई, और जो ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी, फोर्स ऑफ फील्ड एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो होगा M इंटू जी। तो Q की वैल्यू कितनी है 2.5 10⁻⁻4, E का वैल्यू कितना है 1.2 10⁻4 है, ठीक है ना। अब 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, और 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा, तो कुल मिला के 3 आता हुआ दिख रहा है मुझको, दिस इज इक्वल टू 3 न्यूटन, ठीक है। M की वैल्यू हमारे पास है 10⁻³ और G की वैल्यू बेटा 10 होती है, या 9.8 जो मर्जी आप ले सकते हो, तो 10 इंटू 10⁻³ या 9.8 इंटू 10⁻³ भी बोल सकते हो उसको, टू बी मोर एग्जैक्ट, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, पार्ट ए का आंसर चेक करते हैं, पार्ट ए का आंसर चेक करते हैं, तो 3 एंड 9.8 10⁻³ ठीक है भाई। अब पार्ट बी पर आते हैं, बी कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब आप ये देखो बेटा, ये जो फोर्स है ये बहुत ही छोटा फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स तो बहुत ही ज्यादा छोटा माइन्यूट फोर्स आ रहा है, बिल्कुल फालतू वाला फोर्स है, और डेसिमल्स में जा रहा है, ये बहुत बड़ा फोर्स के सामने हो गया। तो जब आपसे नेट फोर्स पूछेंगे ना, तो वो नियरली 3 न्यूटन ही होगा, वो लगभग 3 न्यूटन ही होगा, लगभग 3 ही होगा, क्योंकि दूसरा तो बहुत छोटा ही है, डायरेक्शन जो मर्जी है उसकी फर्क नहीं पड़ता उससे, तो लगभग 3 न्यूटन ही होने वाला। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नेट फोर्स 3 का है और टोटल मास कितना हमारे पास 10⁻³ हो गया, तो भैया ये एक्सेलरेशन हो गई 3 इंटू 10⁻³ हो गई। बहुत बड़ी एक्सेलरेशन हो चुकी है ये, बहुत बड़ी एक्सेलरेशन, 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बड़ी एक्सेलरेशन हमारे सामने आती हुई, बहुत बड़ी एक्सेलरेशन, 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ये एक्सेलरेशन है, बहुत बड़ी एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब जो ये इतनी बड़ी एक्सेलरेशन आ गई, तो आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो भैया हमें बताना है कि 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितने देर में ट्रेवल कर लेगा, कितने देर में ट्रेवल करेगा, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा उसको। तो हम बोल रहे हैं S बराबर हाफ AT² डाल सकते हैं, यू तो 0 ही है इसका, तो T की वैल्यू आएगी √2S/A, 2S/A, तो 2S है 40 सेंटीमीटर, तो उसको हम डिवाइड करेंगे यहां पर 100 से मीटर में करने के लिए, और A की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10⁻³, ठीक है बच्चों। तो अब देखें अगर इसको, तो एक 0 से एक 0 कट गया, 10⁻⁴ था, 10⁻⁴ था, तो रूट से 10⁻² मतलब 100 बाहर आ गया, 4 का रूट बेटा 2 बाहर आ गया, √2/3 अंदर बच गया, ठीक है ना, √2/3 अंदर बच गया। और सॉल्व करें इसको, सो हम कह रहे हैं कि 2 डिवाइड बाय 3 जो भी आया उसका रूट, उसको मल्टीप्लाई किया बेटा 2 से, जो भी आया उसको डिवाइड किया 100 से,
तो 1.6 10 की पावर -2, 1.6 10 की पावर -2, बिल्कुल ठीक है। 1.63 10 की पावर -2 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर आ गया। 1.6 10 की पावर -2 सेकंड हमारा आंसर, बिल्कुल सही। अब आगे पार्ट नंबर सी कह रहा है, ये पार्ट बी हो गया आपका। पार्ट सी अब क्या कह रहा है? पार्ट सी कह रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है, डिस्टेंस भी आपको पता ही है। अब आपको केवल रफ्तार तो देखनी है, ठीक है ना। तो रफ्तार देखने का तरीका तो बहुत सिंपल है। आप चाहो तो v = u + at भी डाल सकते हो, आपके पास t है। और आप चाहो तो v² = u² + 2s भी लिख सकते हो, u 0 ही है। तो हम लिख सकते हैं v = √/2as, क्योंकि u तो हमारे पास 0 ही आ रहा है। तो ये रहा रूट, ये रहा 2, a हमारे पास है 3000। अभी देखो निकाला था ना हमने a was 3 × 10 की पावर 3, ठीक है। s कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। तो 4 का एक बेटा 2 बाहर आ गया, 100 का एक 10 बाहर आ गया, √6 अंदर बच रहा है, √6 अंदर बच रहा है। अब देखो समझना बात को, 6 का रूट ले लिया, जो भी आया उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48.9 मतलब 49 के आसपास हमको मिल रहा है। 49 इज द आंसर, 49 इज द आंसर, 49 इज द आंसर। बहुत खूब। अब लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट क्या कह रहा है? हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। कितना वर्क डन होगा पार्टिकल के ऊपर, कितना वर्क डन होगा पार्टिकल के ऊपर, ठीक है ना। डी पूछ रहा है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने 2-3 तरीके आपके पास है। एक तरीका है आप मास इनटू एक्शन करके फोर्स लिखो, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। और एक और तरीका है आप हाफ mv² माइनस इनिशियल, इनिशियल का 0 है, फाइनल हाफ mv² हो जाएगी। भी आपने निकाल लिया। तो चाहे तो ऐसे निकालो, चाहे तो ऐसे निकालो। ऐसे निकालते हैं हम। मास की वैल्यू में कितनी रखी है इसकी? व्हाट इज द मास ऑफ द पार्टिकल? 10 की पावर -3। एक्सेलरेशन इज 3 × 10 की पावर 3 और s इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो कटेगी आपके पास, तो ये आ रहा है 1.2 जूल्स, 1.2 जूल्स, बिल्कुल सही है बेटा। 48 का आंसर आ रहा है डी का पार्ट, 1.2 जूल्स। देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में लंबा था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, टेंशन लेने का नहीं। क्वेश्चन करते जाओ, एससी ने बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, आराम से बनेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ इतना। एक बॉल आपको दे दी गई है, इसका मास आपको दे रखा है 100 ग्राम, चार्ज दे रखा है 4.9 10 to the power -4। रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन रीजन वेयर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मौजूद है 2 × 10 की पावर 4। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, ठीक है। तो अगर हमने बॉल यहां पर बनाया तो नीचे लगेगा mg, m की वैल्यू कितनी है 100, 1000, g की वैल्यू 9.8 या 10, whatever you want to take। अब देखो Q × E, Q × E, Q कितना हमारे पास 4.9, मैंने 9.8 जानबूझ के लिया बिकॉज यहां पे मुझे 4.9 दिख रहा है, इसलिए मैं 9.8 ले रहा हूं, ठीक है। 10 की पावर -5 और E कितना हमारे पास 2 × 10 की पावर 4 हमारे पास। तो सॉल्व अगर इसको तो 9.8 × 10 to the power -1 आ गया। यहां पर देखें बेटा तो ये भी 9.8 × 10 की पावर -1 आ रहा। दोनों एग्जैक्टली बराबर दे दिए हैं, मतलब 0.98 0.98 कर लें इसको, तो 0.98 और ये भी आ रहा है 0.98, दोनों बराबर दिए गए हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा दोनों का एक तो एकदम बीचों बीच होगा, 45 डिग्री के एंगल पर होगा, पहली बात। और दूसरी बात जो इसके वैल्यू आने वाली है रिजल्टेंट फोर्स की, वो कितनी आने वाली है √2 × 0.98। √2 जब दोनों बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स √2 टाइम्स हो जाता है, √2 टाइम्स 0.98। अब इसमें √2 को 0.98 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे 1.4 के आसपास से आना चाहिए, 1.4 के आसपास से आना चाहिए। देख लेते हैं आंसर कितना दे रहा है, 1.4 ही दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो 1.4 ही दे रहा है, सो द आंसर इज 1.4, दिस इज 1.4 न्यूटन हमने यहां पर लिख दिया। अब पार्ट बी की बात करते हैं, तब पार्ट ए, बी की बात करते हैं। बी कह रहा है व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल। भैया फोर्स लग रहा है उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म फोर्स है तो ऐसे ही भागेगा ये। तो पार्टिकल जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन।
ठीक है ना। तो फोर्स अगर है इस तरफ तो बॉल को छोड़ोगे तो वो ऐसे तिरछा भागेगा। देखो ग्रेविटी उसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है और फील्ड उसको आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो पार्टिकल नीचे भी जाएगा आगे भी जाएगा। कैसे? तिरछा जाएगा, इट विल गो तिरछा। जब वो तिरछा जा रहा है तो बेसिकली वो आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो आगे जा रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नीचे जा रहा है किसकी वजह से? किसकी वजह से नीचे जा रहा है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है ना। और सीधी लाइन में क्यों जा रहा है? बिकॉज फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में ही बना हुआ है और इनिशियल कोई स्पीड है नहीं, तो वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज गोइंग टू गो इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, वेयर विल बी द बॉल आफ्टर 2 सेकंड? 2 सेकंड में बॉल कहां होगी? तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास नेट फोर्स तो दे रखा है, इसको मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स है 1.4 और मास है इसका 100 ग्राम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी F/m ना, है ना, लिखा है हमने यहां पर। तो यह 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। ए हमारे पास 14 है और टी स्क्वायर, टी 2 सेकंड हमारे पास है तो 2 का स्क्वायर किया तो 28 मीटर। मैंने फॉर्मूला लगाया एस बराबर हाफ AT स्क्वायर, यू तो 0 ही हमारे पास। तो 28 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने निकाल दिए, बिल्कुल सही निकाले हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके से बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आज की शाम का आखिरी प्रश्न, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। तो इसमें एक बॉब है हमारे पास, 40 ग्राम का मास है, एंड अ पॉजिटिव चार्ज, इस पे चार्ज भी दे रखा है, क्यू की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻6 है। कह रहा है कि इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस, ये ऑसिलेट कर रहा है वो इन 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स में 20 बार ऑसिलेट करता है। अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इतना इज स्विच्ड ऑन। कह रहा है कि ऊपर की तरफ हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड चला दी है, इसके वैल्यू है 2.5 10⁻⁴। हाउ मच टाइम विल नाउ टेक टू कंप्लीट द 20 ऑसिलेशन? देखो बेटा यहां पर हो क्या रहा है, आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। टाइम पीरियड इज 2π√L/G इफेक्टिव होता है। Now how to find the G effective? So G effective will be the net force divided by mass. Net force divided by mass. अब नेट फोर्स कितना है यहां पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नेट फोर्स आपके पास हो गया बेटा, नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की लग रहा है QE डिवाइड बाय m, ये नेट फोर्स हो गया। तो G इफेक्टिव कितना हो गया आपके पास? G इफेक्टिव हो गया G माइनस QE बाय m हो गया। क्लियर? सो नया टाइम पीरियड कितना होगा? इट इज 2π√L बाय नया G, दैट इज G माइनस QE बाय m। एक काम करते हैं, नीचे G कॉमन ले लेते हैं, तो एक रूट में जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस QE बाय m mg। मैं इस G को बाहर निकाल लाया, उसको अलग कर दिया, तो 1 प्लस QE बाय m डिनोमिनेटर में रूट के साथ बच जाएगा, ठीक है। ये मेरा पुराना टाइम पीरियड हो गया, तो नया टाइम पीरियड है पुराना टाइम पीरियड डिवाइड बाय √1 माइनस QE बाय mg। लेकिन इसने टाइम पीरियड नहीं पूछा हुआ, इसने 20 ऑसिलेशन के लिए पूछा हुआ है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा, तो ये नया टाइम हो गया और ये पुराना टाइम हो गया। पुराना टाइम वी ऑलरेडी नो, इसको मैं अगले पन्ने में लिखता हूं। 20t डैश इज 20t√1 माइनस QE बाय mg, ठीक है। 20t 45 सेकेंड्स है, उसने कहा कि 20 ऑसिलेशन का समय कितना है? 45 सेकेंड्स है। 20 ऑसिलेशन का समय कितना है? 45 सेकेंड्स हमारे पास है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये तो हमने डाल दिया 45, 20t को डाल दिया 45, बट अब इसकी वैल्यू क्या डालेंगे हम? आओ निकालते हैं। 1 माइनस Q की वैल्यू कितनी हमारे पास? Q कितना है? 4 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6। E का वैल्यू कितना है आपके पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E is 2.5 10⁻⁴, 2.5 10⁻⁴, ठीक है। M कितना है आपके पास? द वैल्यू ऑफ M इज 40 ग्राम, तो 40 डिवाइड बाय 1000 सॉरी, ग्राम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ठीक है। और G को लिखेंगे 9.8, जी लिखेंगे 9.8, बिकॉज जनरली ये 9.8 ले रहा है, ताकि हम थोड़ा अच्छा आंसर कैलकुलेटर यूज कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं, क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो अब देखो, इस 0 से ये 0 कट रहा, इस 4 से ये 4 कट रहा, ये 100 जाएगा ऊपर, 100 ऊपर जाएगा तो बेटा ये 10⁻6 सब कट जाएगा, तो ये 2.5 डिवाइड बाय 9.8 दिख रहा है मुझको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 45 डिवाइड बाय रूट ओवर
98 माइनस 25 डिवाइड बाय 98। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फटाफट इसको, आगे देखते हैं क्या बनता है हमारा आंसर। तो सबसे पहले 98 माइनस 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 25 करते कितना आता है 73। तो ये आ रहा है 45 रूट ओवर 98 बाय 73 आ रहा है। तो 98 डिवाइड बाय 73 करते हैं, जो भी आता है उसका रूट लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, तो 52.13 करेक्ट। इसने आंसर दिया है 52। सो नया टाइम जो लग रहा है इसको लग रहा है 52 सेकेंड्स का समय लग रहा है, इज द करेक्ट आंसर। 52 सेकंड के अंदर ये अपना जो 20 ऑसिलेशंस है उसको पूरा कर लेगा। 52 सेकंड्स के अंदर ये अपना ऑसिलेशन बेटा पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज का सेशन, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक। एक बड़ा माइलस्टोन हमने जो है अचीव कर लिया है, 50 क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर के सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह बेटा आप मेहनत करते रहें, ठीक है ना, कीप पुटिंग योर एफर्ट्स बेटा। ठीक है, सो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, अलविदा, लव यू।